हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्यों कांच में पड़ी दरार चमकती हुई दिखाई देती है, हीरा हमें चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है। इसके साथ में हम ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे गर्मियों के दिनों में हमें सड़क पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है, जबकि एक्चुअल में वहां पर पानी होता ही नहीं है। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। हम एक ऐसी घटना के बारे में अध्ययन करेंगे जिससे ये सब घटनाएं, इन एग्जाम्पल्स को हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालचंद कुमावत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीसीएस बेसिक फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 9वें चैप्टर किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन लेकर चल रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज के इस वीडियो में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, साथ में हम चर्चा करेंगे क्रांति कोण की और विभिन्न माध्यमों के लिए क्रांति कोण भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स भी यहां पर हम समझने वाले हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियोज बना रहे हैं, जिसे आप कंटिन्यू देख भी रहे हैं। और यदि नहीं देख रहे हैं तो हमारे चैनल की जो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जाकर आप इस चैप्टर की वीडियोज देख सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चल रही है और दूसरे माध्यम से टकराकर यदि उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से इस डेफिनेशन को सुन लीजिए कि प्रकाश की किरण एक माध्यम में चल रही है और यदि उसी माध्यम में दूसरे माध्यम से टकराकर वापस लौट आती है तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये एक परावर्तन का ही प्रकार है, बट यहां पर प्रकाश का परावर्तन सघन माध्यम में होगा। कौन से माध्यम में होगा? सघन माध्यम में होगा। अभी हम इसकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन दे देंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मैं यहां पर एक सघन माध्यम ले रहा हूं। ये हमारे पास में है दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ, जिसे हम अंतरा पृष्ठ कह रहे हैं। ये क्या है? एक अंतरा पृष्ठ है, दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है। क्लियर? अब देखिए, दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है तो इसके एक तरफ है विरल माध्यम। एक तरफ कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। और दूसरी तरफ यहां पर है सघन माध्यम। इस तरफ विरल माध्यम लेना है, इस तरफ आपको क्या लेकर चलना है? सघन माध्यम। प्रकाश की किरण सघन माध्यम में ही परावर्तित करवानी है। प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती हुई नजर आनी चाहिए। अब देखिए, हम इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर एक प्रकाश स्रोत ले लेंगे। ये हमारे पास में क्या है? एक प्रकाश स्रोत। यहां से प्रकाश की किरणें उत्सर्जित हो रही है, सभी संभव दिशाओं में जा रही है, बट हमें क्या करना है? कुछ प्रकाश की किरणें यहां पर लेकर चलनी है। जैसे यहां पर मैं एक प्रकाश की किरण मैंने ले ली है। ये प्रकाश की किरण सीधी यहां पर इस अंतरा पृष्ठ पर 90 डिग्री की कोण पर आपतित हो रही है, या यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका आपतन कोण यहां पर 0 डिग्री है। आपतन कोण कितना है? 0 डिग्री। इस प्रकाश किरण का कुछ हिस्सा पारगमित हो जाता है, जबकि कुछ हिस्सा इस अंतरा पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है। सघन माध्यम में ही उसका क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। क्लियर? प्रकाश की किरण का कुछ हिस्सा तो चला जाएगा विरल माध्यम में, कुछ हिस्सा आ जाएगा सघन माध्यम में, वापस लौट आएगा। ठीक है? अब यहां पर आपतन कोण का मान है 0 डिग्री। इसका कुछ हिस्सा तो चला गया इधर, कुछ हिस्सा आ गया इधर। क्लियर? अब मैं यहां पर
आपतन कोण का मान बढ़ा रहा हूं। ये हमारे पास में है अभिलंब एन एंड एस, ये है आपतन कोण आई। यहां से ये जो प्रकाश की किरण है वो जानी तो यहां से चाहिए थी, बट ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये हमने प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ लिया था, लास्ट वीडियो में देख लिया था। एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहां से जो प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस तरीके से ये प्रकाश की किरण जाएगी। तो यहां पर ये है हमारे पास में अपवर्तन कोण R। क्लियर? आप देखेंगे कि I का मान छोटा, R का मान बड़ा होता है। अब हम यहां पर एक अन्य प्रकाश किरण को और आपतित करवा रहे हैं। ये वाली जो प्रकाश की किरण है इसका आपतन कोण हमने और बढ़ा दिया है। क्लियर? यहां पर हमने ये आपतन कोण है I, हमने बढ़ा दिया है। ये प्रकाश की किरण जानी तो यहां से चाहिए थी, बट ये वाली प्रकाश की किरण भी अभिलंब से दूर हट जाती है। और दूर हट जाएगी तो ये इस तरीके से जाएगी। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। विद्यार्थियों, इन स्थितियों में भी प्रकाश का कुछ हिस्सा परावर्तित होता है, बट मैंने परावर्तित वाले हिस्से को यहां पर नहीं दिखाया है। अपवर्तित वाले हिस्से को ही मैं दिखा रहा हूं कि प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, यहां से टकराती है और इस अंतरा पृष्ठ से अपवर्तित हो रही है। देखिए, ये विरल माध्यम में प्रवेश कर रही, तत्पश्चात ये अभिलंब से दूर हट रही है। हमने यहां पर आपतन कोण का मान बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ रहा है। आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते हम एक ऐसी स्थिति में ले आएंगे कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाता है। तो देखिए, उस स्थिति के मैं यहां पर डायग्राम आप लोगों के सामने रख देता हूं कि ये वाली जो स्थिति है, इस स्थिति में आपतन कोण का मान I का मान इस प्रकार है कि जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है। R का मान कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो गया यहां पर? 90 डिग्री हो गया। एक बार देखो, फिर से समझ लीजिए इसे कि हमने धीरे धीरे यहां से आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं। आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दिया कि अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो चुका है। कितना डिग्री हो चुका है? 90 डिग्री हो चुका है। तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री, तो उसके संगत जो आपतन कोण होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। IC से प्रदर्शित करेंगे। ये जो IC है इसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। IC को क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। इसको भी हम यहां पर अभी परिभाषित कर देते हैं। क्रांतिक कोण क्या चीज है? क्रिटिकल एंगल इसे हम कहते हैं कि सघन माध्यम में, देखो क्रांतिक कोण को मैं अब यहां पर परिभाषित कर देता हूं आप लोगों के सामने कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो उस आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण की एक डेफिनेशन और सुन लीजिए कि सघन माध्यम में, कौन से माध्यम में बात करेंगे हम? सघन माध्यम में आपतन कोण सघन माध्यम में होगा और अपवर्तन कोण विरल माध्यम में होगा। तो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रिटिकल एंगल इसे हम कहते हैं। IC से इसको डिनोट करते हैं। क्लियर? अब देखिए, जब हम सघन माध्यम में आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से अधिक रखते हैं, अब जैसे हम और अधिक इस तरीके से यदि प्रकाश किरण को आपतित करवा दें, ऐसे आपतित हो रही है, ये प्रकाश की किरण इस तरीके से चल रही है, ऐसे आपतित हो रही है, तो इस स्थिति में जो प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगी।
विरल माध्यम में देखो यदि अब इससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ना तो ये प्रकाश किरण का जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा ही होगा, 90 डिग्री से ज्यादा ही होगा। तत्पश्चात 90 डिग्री से जब ज्यादा होगा तो ये प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम में जाएगी ही नहीं। तो यहां पर जब आपतन कोण का मान आई का जो मान है वो आई सी से बड़ा होता है, आपतन कोण का मान किससे बड़ा होता है? क्रांतिक कोण से। तो जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगी, सघन माध्यम में ही उसका परावर्तन हो जाता है। तो ये जो घटना है इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी को ही क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम इसको कहते हैं। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या? कब होगा? जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही होती है। और दूसरी कंडीशन क्या है? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण, एक बार फिर से सुनेंगे इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वेल डिफाइंड डेफिनेशन क्या है कि सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है तो उसका वो विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। उस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहा जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाएगा। मैं यहां पर पहले क्रांतिक कोण को परिभाषित कर देता हूं। क्रांतिक कोण की डेफिनेशन क्या है सुन लीजिए कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं इस डेफिनेशन को। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में, जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण, जिसे हम IC से प्रदर्शित करते हैं, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वो विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही उसका परावर्तन हो जाता है, पूर्ण परावर्तन हो जाता है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग कि सघन माध्यम में, ये सघन माध्यम में ही होता है। पहली कंडीशन इसकी यही है कि सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में जो प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, अधिक कोण पर आपतित होती है, क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है तो वह विरल माध्यम में नहीं जाती, तो वह विरल माध्यम में नहीं जाती है, उसका सघन माध्यम में ही परावर्तन हो जाता है, उसका सघन माध्यम में परावर्तन हो जाता है। सघन माध्यम में ही क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। क्लियर? जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का
पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। तो ये थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन क्या है और पूर्ण जो क्रांति कोण है उसकी स्थिति में हम एक रिलेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखेंगे। अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में क्या संबंध होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें, वैसे ये जो दोनों शर्तें हैं वो इसकी डेफिनेशन में ही पूर्ण हो जाती है। पहली शर्त तो ये है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो सघन से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि प्रकाश का आपतन क्रांति कोण से अधिक पर होना चाहिए। तो देखिए, पहली शर्त तो क्या है कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। प्रकाश सघन से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, विरल की तरफ जाना चाहिए, तरफ जाना चाहिए। हालांकि वो जाएगा नहीं, विरल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, पूर्ण रूप से सघन माध्यम में ही वापस लौट आएगा। दूसरी शर्त क्या है? प्रकाश का आपतन, प्रकाश का आपतन क्रांति कोण से अधिक पर होना चाहिए। आपतन क्रांति कोण से अधिक, क्रांति कोण से अधिक कोण पर होना चाहिए, कोण पर होना चाहिए। क्लियर? ये दो कंडीशंस हमने आप लोगों के सामने रख दी है। अब हम लौटते हैं क्रांति कोण की स्थिति में क्या होता है। देखिए, एक रिलेशन हम क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के मध्य यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं। क्रांति के कोण की स्थिति में, कोण की स्थिति में, क्रांति कोण की स्थिति में जो आपतन कोण है वो क्रांति कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? क्रांति कोण के। तथा अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अपवर्तन कोण की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री के इक्वल होती है। क्लियर? अब यहां पर आप देखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हम क्या जानते हैं? स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन आई अपोन में साइन आर, साइन आई अपोन में साइन आर बराबर होता है, बराबर होता है N21 के। मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश कर रही है, इसे हम N2 अपोन में N1 से भी लिख सकते हैं। N2 अपोन में N1 से भी इसको लिखा जा सकता है। यहां पर यदि दूसरा जो माध्यम है, विरल माध्यम है, वो यदि वायु या निर्वात होता है, दूसरा माध्यम वायु या निर्वात की स्थिति में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहां पर ये हमारे पास में आ जाएगा साइन आईसी अपोन में साइन 90 बराबर। इसे हम इस तरीके से पुट कर देंगे 1 में N1। क्यों? क्योंकि N2 बराबर 1, ये किसके लिए है? वायु के लिए। तो यहां पर साइन आईसी बराबर आ चुका है 1 में N1। क्लियर? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं N1 सघन माध्यम का अपवर्तनांक है जो कि 1 में साइन आईसी के बराबर होगा या कोसेक आईसी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कोसेक आईसी के इक्वल होगा। क्लियर? विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं कुछ माध्यमों के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है। तो मैं यहां पर 2-3 हम यहां पर माध्यम लेंगे और उनके जो क्रांति कोण है वो क्या क्या होते हैं बता देते हैं। देखिए, यदि आप माध्यम के रूप में जल का प्रयोग करते हैं तो जल के लिए जो क्रांति कोण है वो 48.75 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ है
कि जल पर यदि कोई प्रकाश की किरण 48.75 डिग्री से अधिक के कोण पर आपतित होती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्लियर? ये समझ में आ गया? इसके बाद में देखिए आप कांच के लिए क्रांति कोण का जो मान है वो 41.14 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कांच पर आपतित प्रकाश किरण का जो आपतन कोण है वो 41.14 डिग्री से अधिक लेंगे तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो जो बहुत सारे हम एग्जांपल्स भी यहां पर लेंगे, जैसे हम बात करेंगे कि जो परख नली है उसका चमकते हुए दिखाई देना, या कांच में यदि दरार पड़ जाए तो उस दरार का भी चमकते हुए दिखाई देना, वो इसी वजह से होता है कि उन पर जो क्रांति कोण है वो 41.14 डिग्री से अधिक होगा। अभी जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। हीरे का जो क्रांति कोण है वो और भी कम होता है, इतना ही होगा, 24.41 डिग्री ही होता है। तो इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ज्यादा इजी तरीके से हो जाता है। इसी वजह से ही हीरा है वो चमकता हुआ नजर आता है। अभी हम जब एग्जांपल की बात करेंगे तो हीरे का चमकना भी यहां पर देखने वाले हैं। तो मैंने यहां पर कुछ माध्यम रखे हैं और उनके लिए क्रांति कोण भी यहां पर रखे हैं। देखो, क्रांति कोण ऐसा है कि इससे यदि अधिक कोण पर प्रकाश का आपतन होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इस माध्यम में ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। हीरे में इससे ज्यादा कोण हो गया तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। हीरे में बड़ी आसानी से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो ये थे कुछ माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स यहां पर अब हम देखने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम लेकर चलेंगे। पहला जो एग्जांपल हमारे पास में है वो है मृग मरीचिका। मरीचिका का मतलब होता है ब्रह्म, मृग का मतलब होता है हिरण। मृग मरीचिका क्या है इसे आप लोग एक बार समझ लीजिए। मृग मरीचिका, देखिए गर्मियों के दिनों में मृग मरीचिका की घटना दिखाई पड़ती है। गर्मियों के दिनों में जो रेगिस्तान होता है वहां पर किसी हिरण को जो पेड़ है उसकी एक छाया नजर आती है। मतलब जो पेड़ है वो एक ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे वहां पर पानी भरा हो और उस पेड़ का जो प्रतिबिंब है उस पानी में नजर आता है। पानी में नजर आता है तो जो हिरण या जो मृग होता है वो उस पेड़ के पास में पानी की तलाश में जाता है, बट वहां पर पानी नहीं होता। एक भ्रम उसे उत्पन्न हो जाता है। देखो, इस घटना को आप लोग समझेंगे क्या होता है। जैसे मैं मृग की बजाय यहां पर एक मनुष्य के जरिए आप लोगों को यहां पर समझा देता हूं। ये हमारे पास में एक पेड़ है। ये क्या है? एक पेड़ है। चलिए इसको इस तरीके से मैंने यहां पर दिखा दिया है। ये क्या है? एक पेड़। और इस पेड़ को यहां पर खड़ा एक व्यक्ति देख रहा है। व्यक्ति हो सकता है, ये हिरण भी हो सकता है, दूर है और रेगिस्तान में इसे देख रहा है। गर्मियों के दिनों में इसे देख रहा है। क्लियर? देखिए, ये जो पेड़ है ये इसे साधारण दिनों में, सामान्य दिनों में ये सीधा दिखाई पड़ेगा और यहां पर कुछ पानी भरा हुआ दिखाई नहीं पड़ता। बट रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में क्या हो जाता है? धूप गिरती है और ये है पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह की जो वायु होती है, ये वायु है वो सतह की वायु है वो गर्म हो जाती है। सतह की वायु क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और यहां पर ये जो सतह की वायु है, यहां वाली वायु, ये है गर्म वायु। और गर्म वायु होगी तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, यहां पर है ठंडी वायु। ठंडी वायु, देखो इनको आप लोग समझेंगे। पृथ्वी सतह की वायु गर्म हो जाती है क्योंकि गर्मियों के दिनों में यहां पर प्रकाश की किरणें आपतित होगी, ये गर्म हो जाएगी और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर चले जाएंगे। तो ये विरल माध्यम का निर्माण कर लेती है। कौन से माध्यम का निर्माण कर लेती है? विरल माध्यम का निर्माण हो जाता है। ठंडी वायु है, इसमें जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा पास पास में मौजूद होंगे और ये एक सघन माध्यम का निर्माण कर लेती है।
तो ये यहाँ वाली जो वायु है वो तो बनाती है विरल माध्यम, और यहाँ की जो वायु है जस्ट इसके ठीक ऊपर वो है एक सघन माध्यम। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इस पेड़ से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। देखिए, सघन माध्यम में ही उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। सघन माध्यम में ही इस प्रकाश किरण का क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और जब इससे प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यहां पर ये प्रकाश की किरण ये पहुंचती है, तो ये यहां पर इस व्यक्ति को ऐसे लगता है जैसे ये यहां से इस तरीके से आ रही है। इस व्यक्ति को तो ऐसे लगेगा जैसे ये जो पेड़ है वो इस तरीके से इधर है, इस तरीके से है, और उसको यहां पर नजर आएगा। इस व्यक्ति को ये जो पेड़ है यहां से चलकर प्रकाश किरण यहां पर आ रही है, ये पेड़ सीधा तो ऐसे दिखता ही दिखता है, बट ऐसे वाली प्रकाश की किरण की वजह से यहां पर भी इसका एक उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो इसे ऐसे प्रतीत होता है जैसे यहां पर पानी भरा हो। तो ये जब यहां पर पानी भरा होता है तो ये पेड़ तो दिखता ही दिखता है, और पानी में इसका उल्टा प्रतिबिंब भी ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो इस व्यक्ति को ऐसे लगेगा कि जैसे यहां पर इस पेड़ के नजदीक यहां पर पानी भरा हुआ हो, जबकि एक्चुअल में यहां पर पानी भरा हुआ नहीं है। ये जो उल्टा पेड़ दिखने का जो रीजन है वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर जो प्रकाश की किरण वो यहां तक पहुंच रही है, इस वजह से ये जो पेड़ है इसका उल्टा प्रतिबिंब इसके ठीक नीचे दिखाई पड़ता है, जबकि इस व्यक्ति को ऐसे लगता है जैसे यहां पर पानी भरा हुआ हो। तो हम तो समझदार है, हमें पता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ऐसा हो रहा है, बट मृग के साथ में ऐसा होता है कि वो मृग यहां से पानी की तलाश में आगे बढ़ता है, और जब इस पेड़ के पास में पहुंचता है तो वो पानी नहीं पाता, वहां पर पानी होता ही नहीं है। क्लियर? ये घटना समझ में आ गई। तो ये मृग के साथ में होती है। मरीचिका का मतलब एक भ्रम है, तो मृग के साथ में ये भ्रम उत्पन्न होता है, इसलिए इस घटना को मृग मरीचिका कहा जाता है। तो मृग मरीचिका की घटना में क्या होता है, किसी मृग के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में हो सकती है। रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में जो पेड़ है उसका ठीक उल्टा प्रतिबिंब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से दिखाई पड़ता है। क्लियर? ठीक इसी प्रकार से गर्मियों के दिनों में जो सड़क होती है, डामर की जो सड़क होती है, उस पर दूर से ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही पास में जाकर देखते हैं तो पानी नजर नहीं आता। आप किसी रोड पर जा रहे हैं, गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, तो गर्मियों के दिनों में जो रोड है उस पर दूर से ऐसे देखेंगे ना कि ऐसा लगेगा कि रोड पर पानी भरा है, पर जैसे ही आप पास में जाकर देखेंगे तो वहां पर पानी नहीं होता। तो वो जो पानी भरा हुआ है वो ठीक इसी प्रकार की ही घटना घटित होती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ऐसा दिखाई पड़ता है। देखिए, इसकी ठीक अपोजिट घटना भी घटित होती है जो ध्रुवों पर या ठंडे प्रदेशों में दिखाई पड़ती है। जैसे कैसे, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि वहां पर जहाज जो उल्टे चलते हुए नजर आते हैं, ये एक जहाज है। चलिए थोड़ा सा यहां पर इस जगह पर इस डायग्राम को, ये जहाज या हम ले लेते हैं नाव हमारे पास में है। सर्दियों के दिनों में ये कोई नाव है, इस तरीके से ये कोई नाव है, और यहां पर खड़े व्यक्ति को ये नाव है वो उल्टा चलता हुआ नजर आएगा, आसमान में उल्टा चलता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह की जो वायु है उसकी डेंसिटी हो जाती है ज्यादा, इस कारण से यहां का जो माध्यम होता है वो सघन माध्यम होता है। ये सर्दियों के दिनों की बात है। ध्रुवीय प्रदेशों में ऐसा होता है। ये जहाज तो यहां पर तो है ही है, इसका एक उल्टा जहाज भी यहां पर चलता हुआ नजर आएगा, ऐसा ऊपर आसमान में। तो पृथ्वी की सतह तो यही है, पृथ्वी की सतह तो यही है, बट आसमान में ऐसा उल्टा नजर आएगा। उसके पीछे रीजन है कि यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो यहां से परावर्तित होकर ऐसे पहुंचती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर हमारी आंख में पहुंचती है। इस व्यक्ति को ऐसे लगेगा कि जैसे ये कहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है, आसमान से आ रही है। अब ऐसे यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों हुआ? क्योंकि सर्दियों के दिनों में पृथ्वी की सतह की वायु तो होती है सघन माध्यम, और उसके जस्ट ऊपर वाली वायु होती है विरल माध्यम के रूप में। इस वजह से ये जो जहाज है वो
आसमान में उल्टे चलते हुए नजर आते हैं। क्लियर? सेम घटना है। अब हम बात करते हैं हीरे का चमकना। हीरे का चमकना उसके डिजाइन पर डिपेंड करता है और उसमें होता है प्रकाश का हीरे का चमकना उसकी डिजाइन के साथ साथ में ये इसमें होता है प्रकाश का बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन। देखिए कैसे, मैं एक हीरे की डिजाइन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हीरे को इस तरीके से काट कर बनाया जाता है, उसमें बहुत सारे फलक होते हैं। ऐसे उसमें क्या होंगे? बहुत सारे फलक होंगे। अब इनके किनारों को थोड़ा सा घिस दिया जाता है। यहां से थोड़ा सा घिस देंगे, यहां से भी थोड़ा सा घिस देंगे। तो यहां से थोड़ा सा जब घिस देते हैं तो कोई भी जो प्रकाश की किरण है वो ऐसे इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। इसके अंदर प्रवेश कर गई है। अब ये जो प्रकाश की किरण है इसका इसके अंदर ही ये है सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। और इस सघन माध्यम के अंदर ये है विरल माध्यम। ये जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से इस विरल माध्यम में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि इस हीरे का क्रांति कोण तो बहुत कम होता है और उस क्रांति कोण से अधिक कोण पर जब प्रकाश की किरण आपतित हो जाती है तो इसका बार बार हीरे के अंदर ही बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और जब ये हीरे का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ये देखो ऐसे चलेगी प्रकाश की किरणें, ऐसे, फिर इससे भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा ऐसे। इस तरीके से इसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और बार बार जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ऐसे ही प्रकाश की किरणें बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर किसी एक फ्लक से ऐसे बाहर निकलती है। तो यहां पर एक प्रकाश की पुंज के रूप में ये बाहर निकलती है और जो हीरा है वो चमकता हुआ नजर आता है। तो हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता हुआ नजर आता है। क्लियर? और वैसे हीरा की जो क्वालिटी है वो कारीगर पर डिपेंड करता है कि वो इनके फलकों को किस प्रकार से बनाता है। वो इसके फलकों को इतना इस तरीके से बना देगा कि उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तो क्लियर? हीरे का चमकता हुआ दिखाई देना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। एक और घटना हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। जैसे हमारे पास में है जल में वायु का बुलबुला। कहां है वायु का बुलबुला? जल में मौजूद है। जैसे ये हमारे पास में कोई पात्र है और इस पात्र में ये हमने ले लिया वायु का बुलबुला। ये क्या ले लिया हमने? वायु का एक बुलबुला ले लिया है। ये वायु का बुलबुला है और वायु यहां पर विरल माध्यम के रूप में काम करेगी। कौन से माध्यम के रूप में? विरल माध्यम के रूप में। ये जल के अंदर है और जल एक सघन माध्यम के रूप में काम कर रहा है। क्लियर? अब देखिए, एक प्रकाश की किरण यहां से आपतित हो रही है और सघन माध्यम में ही इसका क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और सघन माध्यम में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के पश्चात ये प्रकाश की किरण हमारे आंख में प्रवेश करती है। तो यहां से ये प्रकाश की किरण यहां से टकराकर इधर चली गई। इस वजह से ये वाला जो हिस्सा है वो चमकता हुआ नजर आता है। तो आप कभी भी देखना कि जल में यदि हम बुलबुले देखते हैं तो वो चमकते हुए नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे? चमकते हुए नजर आएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि उस वायु के बुलबुले से के पृष्ठ से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश की किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारी आंख में पहुंचती है। तत्पश्चात वायु का जो बुलबुला है, चाहे ये जल में हो चाहे कांच में हो, कांच यदि आपके पास में है पारदर्शी का, उसमें भी वायु के बुलबुले यदि रह जाते हैं तो वो भी चमकते हुए नजर आएंगे। तो वायु में या जल में या कांच में यदि वायु के बुलबुले रह जाते हैं तो वो हमें चमकते हुए नजर आएंगे। कुछ अन्य एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, कांच में पड़ी दरार का चमकते हुए दिखाई देना। कांच है आपके पास में, उसमें दरार पड़ जाती है तो साइड से उस दरार को देखने पर वो हमें चमकती हुई नजर आती है। जैसे ये हमारे पास में कोई कांच है और इसमें इस तरीके से दरार पड़ गई है। दरार पड़ गई है तो इस तरीके से एक दरार है,
ये हमारे पास में है कांच, ये क्या है, कांच है, और ये है सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। क्लियर। और ये जो दरार पड़ी है इसके बीच में आ जाती है वायु। जो दरार है उसके बीच वाला जो स्पेस होता है वहां पर होती है वायु। क्लियर। वो जो वायु है वो विरल माध्यम के रूप में काम कर रही है। कौन से माध्यम के रूप में काम कर रही है, विरल माध्यम के रूप में काम कर रही है। अब देखिए, यहां से प्रकाश की किरणें आती है और इस कांच से परावर्तित होकर हमारी आंख में प्रवेश करती है। तो यहां पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ये जो कांच से वायु में प्रवेश नहीं करती, तत्पश्चात ये जो दरार है वो चमकती हुई नजर आती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही कांच में पड़ी दरार चमकती हुई नजर आती है। क्लियर। इसी प्रकार से आप देखिए कि पानी में आंशिक मतलब पानी में यदि हम कोई प्रखनली डुबो दें, इस तरीके से हमारे पास में एक प्रखनली है और ये इसमें वायु नहीं है, इसमें क्या नहीं है, सॉरी जल नहीं है, इसमें वायु मौजूद है। ये जो प्रखनली है वो भी चमकती हुई नजर आएगी। कैसे नजर आती है कि यहां से प्रकाश की किरणें, देखो प्रकाश की किरणें आ रही है इधर से, यहां पर है वायु, यहां पर क्या है, वायु, एक विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है, और ये है प्रखनली है कांच की। प्रखनली किसकी है, कांच की, जो कि एक सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरणें इस कांच से ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारी आंख में पहुंचती है। आंख में पहुंचेगी तो हमें चमकती हुई नजर आएगी। तो प्रखनली का चमकते हुए दिखाई देना किसकी वजह से चमकती हुई दिखाई देती है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ऐसा होता है। क्लियर। विद्यार्थी कुछ अन्य एग्जांपल्स की यहां पर हम चर्चा करते हैं, जैसे प्रकाशिक तंतु या जो प्रिज्म है उसमें भी हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कर सकते हैं। प्रिज्म में किस तरीके से किया जाता है एक बार देख लीजिए। प्रिज्म होता क्या है, एक कांच का पारदर्शी दो फलकों के मध्य समांगी पारदर्शी माध्यम भर दिया जाए तो उस व्यवस्था को हम प्रिज्म कहते हैं। क्या कहा जाएगा, एक कुछ विशेष कोण पर झुके हुए फलकों के मध्य समांगी पारदर्शी कांच का माध्यम भर दे तो उसे हम प्रिज्म कहते हैं। तो इसमें एक्चुअल में 5 फलक होते हैं। एक फलक आयताकार फलक ये, दूसरा आयताकार फलक ये, तीसरा आयताकार फलक ये, एक त्रिभुजाकार फलक ये और दूसरा त्रिभुजाकार फलक ये। क्लियर। कांच के लिए जो क्रांति कोण का मान होता है वो 45 डिग्री से कम होता है, 41.14 होता है, तो कम ही होगा। और जब प्रकाश की किरणें क्रांति कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो जो प्रिज्म होता है उसकी सहायता से किसी वस्तु के प्रतिबिंब को, जैसे ये हमारे पास में वस्तु है और इसके प्रतिबिंब को 90 डिग्री के कोण पर हम घुमा सकते हैं। कितने डिग्री के कोण पर घुमा सकते हैं, देखो ए है, इसका प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा ए डेस। चलिए दोबारा देखिए, यहां पर बन गया ए डेस, यहां पर बन गया बी डेस। तो जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डेस बी डेस, 90 डिग्री कोण पर घुमाने का काम कर रहा है। तो प्रिज्म की सहायता से किसी वस्तु के प्रतिबिंब को कितने डिग्री कोण पर घुमा सकते हैं, 90 डिग्री। 180 डिग्री पर भी घुमाया जा सकता है। 180 डिग्री पर घुमाने के लिए इस प्रिज्म को इस तरीके से रखिए, ऐसे रखिए, और यदि प्रिज्म को इस तरीके से रख रहे हैं, ये हमारे पास में है वस्तु ए बी, यहां से प्रकाश की किरणें चल रही है, इसमें यहां पर इस तरीके से जाकर टकरा रही है, ऐसे वापस आ रही है। क्लियर। तो देखो ये वाली प्रकाश की किरण यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी, फिर यहां से टकराएगी, फिर यहां पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, फिर इधर आएगी। तो एक का प्रतिबिंब यहां पर ए डेस और बी यहां से चली, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर यहां पर आ जाती है बी डेस। तो इसका जो ए बी है इसका प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बन गया है, ए डेस बी डेस, 180 डिग्री के कोण पर इसको घुमाने का काम कर दिया गया है। देखो यहां पर ये जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है,
ये 45 डिग्री से अधिक के कोण पर मतलब इनका जो आपतन कोण है वो 45 डिग्री है। आपतन कोण है वो कितना है? 45 डिग्री है। और इनका जो क्रांति कोण होता है कांच के लिए वो है 41.14। तो क्रांति कोण से अधिक के कोण पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो यहां पर इनका जो आपतन कोण है वो 45 डिग्री होता है। कितना कोण है यहाँ पर? आपतन कोण है 45 डिग्री। तो इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये यहां से इसमें से बाहर नहीं निकलती, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये यहां पर बाहर नहीं निकलती, इसका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यहां पर भी ठीक है, सही है। इस पृष्ठ से भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इस पृष्ठ से भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाएगा। यहां पर 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। क्लियर? हम प्रिज्म से जो प्रतिबिंब है उसको उल्टा भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे। हम एक इस प्रकार का प्रिज्म ले रहे हैं। ये हमारे पास में एक विशेष प्रकार का प्रिज्म है। इसमें यहां पर ये कोई वस्तु है ए बी, और जब प्रकाश की किरण यहां से जाएगी, ये वस्तु है ए बी, यहां से ए और बी से हमने प्रकाश की किरणों को आपतित करवा दिया है। ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस तरीके से आपतित होगी, इस तरीके से आपतित होगी, और इस पृष्ठ से उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इस पृष्ठ से उनका क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यहां से जब ये प्रकाश की किरणें चलेगी तो देखो ये वाली प्रकाश की किरण बिंदु बी से चली, यहां से ऐसे, और ये आ गया बी डैश, ऐसे चलने वाली इस तरीके से, ये आ गया ए डैश। तो जो वस्तु है ए बी उसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है ए डैश बी डैश, जो कि उल्टा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होगा? उल्टा प्राप्त होता है। तो किसी प्रिज्म की सहायता से हम प्रकाश किरणों को 90 डिग्री पर घुमा सकते हैं, 180 डिग्री पर घुमा सकते हैं। उनकी सहायता से उल्टा प्रतिबिंब भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं प्रकाशिक तंतु की। प्रकाशिक तंतु किस तरीके से काम करता है? अब यहां पर हम चर्चा करेंगे प्रकाशिक तंतु की। ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज है? प्रकाशिक तंतु, देखिए विद्यार्थियों, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से प्रकाशिक संकेतों को बिना किसी क्षति के लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था है इसकी सहायता से हम संकेतों को लंबी दूरी तक बिना किसी क्षय के, बिना किसी क्षति के हम भेज सकते हैं, जिसे हम प्रकाशिक तंतु कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। संचार प्रणाली में इसका काफी ज्यादा योगदान होता है। देखिए, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। प्रकाशिक तंतु का निर्माण किस तरीके से किया जाता है कि जो कांच है उसकी धागेनुमा संरचना बनाकर एक रस्सी बना ली जाती है। मैं जो बोल रहा हूं उसे आप एक बार सुन लीजिए। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति होती है। संचार व्यवस्था में, एंडोस्कोपी में इसका यूज होता है। अब देखिए जो प्रकाशिक तंतु उसकी बनावट कैसी होती है, तो बनाने के लिए इसके लिए क्या करेंगे, कांच की धागेनुमा संरचना बनाई जाती है। कांच को क्या कर लेते हैं, धागों के रूप में बना लेते हैं और उन धागों की एक रस्सी बना लेते हैं। इसका मतलब है कांच की रस्सी बना ली हमने। कांच की रस्सी इसलिए बनाई है ताकि उसको आराम से मोड़ा जा सकता हो, तो आसानी से वो मुड़ सकती है। इस तरीके की हमने एक कांच की रस्सी बना ली है। और उस कांच की रस्सी पर, ये हमारे पास में है कांच की रस्सी, और उस कांच की रस्सी के ऊपर क्या किया जाता है, पॉलिश की जाती है। और ये जो पॉलिश है वो कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पॉलिश होती है। कैसे पदार्थ की पॉलिश होती है, जिसका अपवर्तनांक इस कांच से कम हो। ये यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं ये है कांच, क्लियर, और ये है इसकी पॉलिश, क्लेडिंग। ये जो पॉलिश है वो इस तरीके से रखते हैं कि जो कांच है वो एक सघन माध्यम की भांति काम करे और पॉलिश है वो एक विरल माध्यम के रूप में काम करे। क्लियर? यहां से इसके एक सिरे से भेजे जाते हैं प्रकाशिक संकेत,
ये क्या है, यहां से हम प्रकाश भेजते हैं, प्रकाशिक संकेत यहां से भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है, प्रकाशिक संकेत। उनका होता है बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बार बार क्या होता है, यहां से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ये सघन माध्यम है, ये वाला कौन सा माध्यम है, कांच है, सघन माध्यम है। कोई इस पॉलिश में प्रकाश नहीं जाएगा, विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करेगा। फिर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, बार बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस तरीके से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर ये बाहर निकल जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर बाहर निकल जाएगी। तो यहां पर जैसे यहां से कोई वस्तु है, तो यहां से किसी वस्तु को यहां पर हम देख लेंगे, देखिए ये मुड़ा हुआ भाग है, इसमें प्रकाश हमें यहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये है प्रकाशिक तंतु, और इसमें किस तरीके से प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाता है, ये भी हमने आप लोगों को समझा दिया है। क्लियर। अब देखो इस प्रकाशिक तंतु का यूज कहां होता है, एक एंडोस्कोपी में, मतलब शरीर के जो आंतरिक भाग है उनके फोटो लेने में इसका प्रयोग होता है। देखिए आंतरिक भागों की संरचना को देखने के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, प्रकाशिक तंतु से बनी एंडोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। क्लियर। इसके अलावा आप लोग ध्यान देंगे, इसका जो महत्वपूर्ण यूज होता है वो संचार प्रणाली में होता है। प्रकाशिक संकेतों को लंबी दूरी तक बिना किसी क्षति के बहुत कम क्षेत्र के ऊपर भेज सकते हैं। तो प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का जो मोबाइल संचार प्रणाली होती है, इसमें काफी ज्यादा इनका यूज होता है। इंटरनेट की जो प्रणाली है उसके अंदर इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखे हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। इसके साथ में आपने कुछ एग्जांपल्स भी यहां पर देखे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।